नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम समझ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को धारा और उपधारा के अर्थ के साथ बिल्कुल सरल भाषा में। नमस्कार। आज का फोकस रहेगा अध्याय 11 पर। इसका शीर्षक है नगरीय विकास और नगर योजना। यह अध्याय धारा 171 से शुरू होता है और 185 तक जाता है। हम एक एक करके इन सभी धाराओं को उनकी उपधाराओं और जो भी उपबंध हैं उनके साथ समझने की कोशिश करेंगे, आसान हिंदी में। बहुत बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं अध्याय 11 की पहली ही धारा से। धारा 171, भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी को अपनी जमीन को छोटे हिस्सों में बांटना है या कोई अपना प्राइवेट रास्ता बनाना चाहता है, तो क्या करना होगा? हाँ, देखिए, इसके लिए ना अधिनियम में कुछ नियम बनाए गए हैं। उपधारा 1 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी जमीन धारा 161 के तहत योजना लागू होने की तारीख को या उसके बाद आती है, वो अपनी जमीन या प्लॉट को, जिसे उपविभाजन या सब डिवीजन कहते हैं, करना चाहता है या फिर उस पर कोई निजी रास्ता बनाना चाहता है, तो उससे पहले नगरपालिका से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, मंजूरी लेनी होगी? हाँ, इसके लिए उसे एक लेआउट प्लान और जो भी जानकारी मांगी जाए और फीस, ये सब जमा करके आवेदन देना होगा। मतलब नगर पालिका की इजाजत के बिना कोई अपनी जमीन का लेआउट नहीं बदल सकता या निजी रास्ता नहीं बना सकता। आवेदन देने के बाद क्या होता है? उपधारा 2, जब आवेदन मिल जाता है तो नगर पालिका उस पर विचार करती है। उनके अपने नियम होते हैं जिन्हें उपविधि या बायलॉस कहते हैं। उनमें एक समय सीमा दी होती है, उसी के अंदर फैसला लेना होता है। तो नगर पालिका योजना को या तो वैसे का वैसा मंजूर कर सकती है या फिर कुछ बदलावों या शर्तों के साथ मंजूर कर सकती है। और अगर ना मंजूर करना हो तो? हाँ, अगर नगरपालिका को लगता है कि ये विभाजन या रास्ता शहर की जो मौजूदा योजना है उसके हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो मंजूरी देने से इनकार भी कर सकती है। अच्छा, और अगर नगर पालिका मना कर दे या कोई शर्त लगा दे, तो क्या जमीन मालिक को कोई मुआवजा वगैरह मिलता है? उपधारा 3, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपधारा साफ कहती है कि अगर मंजूरी देने से मना किया जाता है या मंजूरी देते समय कोई बदलाव या शर्त लगाई जाती है, तो इसके लिए जमीन मालिक को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी मालिक को नगर पालिका का फैसला मानना ही होगा। पर मान लीजिए कोई इन नियमों को ना माने, बिना मंजूरी काम शुरू कर दे या शर्तों का उल्लंघन करे तो? उपधारा 4, हाँ, तो उसके लिए भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति उपधारा 1 का उल्लंघन करता है, मतलब बिना मंजूरी काम शुरू कर देता है, या उपधारा 2 के तहत जो मंजूरी मिली थी उसमें बताई शर्तों को नहीं मानता, या फिर मंजूरी मिली ही नहीं फिर भी काम करता है, तो नगरपालिका उसे एक लिखित नोटिस भेजकर चल रहे काम को तुरंत रोकने को कह सकती है। रोक दिया। उसके बाद नगरपालिका जांच करेगी, जैसा भी उनके उपविधियों में तरीका दिया हो, और अगर जरूरी लगे तो किसी भी निर्माण को हटवा सकती है, गिरवा सकती है या जमीन को उसकी पहले वाली स्थिति में लाने का आदेश दे सकती है। इसमें तो फिर सजा का भी प्रावधान होगा, कोई जुर्माना वगैरह? हाँ, बिल्कुल है। उपधारा 5 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को उपधारा 4 वाला नोटिस मिल गया और वो नोटिस मिलने के बाद भी काम जारी रखता है, चाहे वो खुद के लिए कर रहा हो या मालिक के लिए या किसी और के लिए, तो उस पर मुकदमा चल सकता है। और अगर दोष साबित हो गया तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो 5,000 रुपए तक हो सकता है। 5,000 रुपए तक? हाँ, और सुनिए, अगर वो उल्लंघन रोकता नहीं है, जारी रखता है, तो नोटिस मिलने की तारीख के बाद हर दिन के लिए 200 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हर दिन का? ये तो वाकई सख्त नियम है। अच्छा, अब ये जो नगर पालिका कार्रवाई करती है, जैसे निर्माण हटाना वगैरह, इसमें तो खर्च भी आता होगा। तो उस खर्चे का क्या होता है? ये धारा 172 उपगत व्यय की वसूली में बताया है क्या? जी हाँ, धारा 172 इसी बारे में है। ये कहती है कि नगरपालिका ने धारा 168, 169, 170 और 171 के तहत जो भी जरूरी कार्रवाई की, जैसे अवैध निर्माण हटाया या जमीन को ठीक किया, उसमें जो भी खर्च हुआ है वो सारा खर्च उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसने नियम तोड़ा है, या फिर उस जमीन या प्लॉट के मालिक से। अच्छा, मालिक से? हाँ, ये रकम नगरपालिका को देय मानी जाएगी, मतलब उसे देना ही होगा। और इसे वसूलने का तरीका वही होगा जो जमीन का लगान, मतलब भू राजस्व का बकाया वसूलने का होता है। समझ गई। मतलब खर्चा भी उसी से वसूला जाएगा जिसने गलती की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा की तरफ। धारा 173, परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु।
ये काफी लंबी और विस्तृत लग रही है, इसमें क्या बताया गया है? हाँ, ये धारा बहुत अहम है। ये नगरीय विकास की योजनाओं का एक तरह से कहें तो आधार है। उपधारा 1 ये नगर पालिका को शक्ति देती है। इसके मुताबिक नगर पालिका इस एक्ट या किसी और लागू कानून के नियमों के तहत किसी योजना के प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए या फिर पूरे शहर या उसके किसी हिस्से के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए जैसी भी जरूरत हो वैसी परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट्स और स्कीमें बना सकती है। अच्छा, नगर पालिका विकास के लिए स्कीमें बना सकती है, तो फिर उपधारा 2 में शायद ये बताया गया है कि इन स्कीमों में क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल सही। उपधारा 2 बताती है कि कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम इनमें से किसी एक, कई या सभी चीजों के लिए प्रावधान कर सकती है। काफी लंबी लिस्ट है वैसे। हाँ, देख रही हूँ। बताइए कुछ मुख्य बातें। उपबंध का सबसे पहले तो लोक उपयोगिताओं के लिए जमीन लेना, उसे विकसित करना, आरक्षित करना और फिर बेचना या लीज पर देना। इन उपयोगिताओं में सड़कें, रास्ते, खुले मैदान, पार्क, बगीचे, खेल के मैदान, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल कॉलेज, ग्रीन बेल्ट, डेयरियां, हाउसिंग डेवलपमेंट, बाजार, शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं और इसी तरह के सारे सार्वजनिक उद्देश्य शामिल हैं। बाप रे, यानी शहर के लिए जरूरी लगभग हर सुविधा के लिए जमीन का इंतजाम करना। और क्या। उपबंध ख स्कीम में जो भी जमीन शामिल है उसका लेआउट प्लान तैयार करना। उपबंध ग स्कीम में जमीन या संपत्ति के मूल मालिक हैं उनके लिए नई साइट्स का फिर से वितरण करना, मतलब उन्हें नई जगह या प्लॉट देना। उपबंध घ ऐसे मकान या उनके हिस्से जो रहने लायक नहीं हैं उन्हें बंद करना या तोड़ना। उपबंध इंजा ऐसे मकान जो योजना के रास्ते में आ रहे हैं उन्हें तोड़ना। उपबंध च नए भवन बनाना या पुराने भवनों का पुनर्निर्माण करना। उपबंध छ निजी रास्तों सहित सभी तरह के रास्ते बनाना और उनमें बदलाव करना। उपबंध ज रास्तों पर लाइट लगाना, पानी सप्लाई देना, ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था करना और दूसरी जरूरी सुविधाएं देना। उपबंध झ खुली जगह रखना जैसे पार्क या मैदान। उपबंध न्या स्कीम वाले इलाके में साफ सफाई का इंतजाम करना। उपबंध ट किसी भी वर्ग के निवासियों के लिए घर उपलब्ध कराना। उपबंध ठ कम्युनिकेशन यानी संचार की सुविधाएं देना। उपबंध ड स्कीम में शामिल किसी संपत्ति को बेचना, लीज पर देना या एक्सचेंज यानी अदला बदली करना। उपबंध ढ बिल्डिंग, सड़क, ड्रेनेज जिसमें सीवरेज, सतही और भूमिगत जल निकास, मल निपटान सब शामिल है, और ऐसी दूसरी सुविधाओं के लिए प्लॉट्स का पुनर्गठन करना। उपबंध ण भवन, पुल और दूसरे स्ट्रक्चर बनाना, उनमें बदलाव करना और उन्हें हटाना। उपबंध त ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व की चीजों और धार्मिक भवनों का संरक्षण करना। इसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। उपबंध ये कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर वर्गों जिसमें विकलांग, निशक्तजन, मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति और असहाय बुजुर्ग शामिल हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए किसी भी स्कीम में उतनी जमीन आरक्षित करनी होगी जितनी राज्य सरकार नियमों में तय करे। ये बहुत जरूरी प्रावधान है। इसमें तो भवन निर्माण और जोनिंग से जुड़े नियम भी शामिल लगते हैं। हाँ, अगला उपबंध उसी पर है। उपबंध द इसमें बहुत कुछ है, जैसे भवनों के चारों ओर कितना खुला स्थान रखना है, किसी प्लॉट के कितने हिस्से पर निर्माण हो सकता है, विशेष क्षेत्रों में कितने भवन बन सकते हैं, उनका आकार, ऊंचाई, उनका कैरेक्टर क्या होगा, कौन से भवन या क्षेत्र किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और किसके लिए नहीं, प्लॉट्स का सब डिवीजन कैसे होगा, किसी इलाके में आपत्तिजनक उपयोगों को रोकना, हर भवन के लिए पार्किंग और लोडिंग अनलोडिंग की जगह तय करना, और भवनों के बाहर निकले हुए हिस्से, विज्ञापन, साइन बोर्ड, होर्डिंग वगैरह के आकार और स्थान के नियम बनाना, ये सब। काफी विस्तृत है यह। उपबंध ध और आखिर में ऐसे दूसरे काम जो पर्यावरण सुधार के लिए हों और जिन्हें नगर पालिका करना चाहे, और वो सभी मामले जो इस एक्ट के उद्देश्यों के खिलाफ ना हों। ये तो सचमुच बहुत ही व्यापक सूची है। लगता है नगर पालिका शहर के विकास के लगभग हर पहलू को स्कीम में शामिल कर सकती है। अब उपधारा 3,
ये बताती है कि जब ऐसी कोई स्कीम या परियोजना का ड्राफ्ट तैयार होता है तो उसमें क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए। हाँ, उपधारा 3 ड्राफ्ट स्कीम की डिटेल्स बताती है। उपबंध क स्कीम में शामिल हर ओरिजिनल प्लॉट का एरिया, उसका मालिक कौन है और उसका टेन्योर क्या है, मतलब किस तरह की मिल्कियत है। उपबंध ख उपधारा 2 के क्लॉज क के तहत यानी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए जो जमीन अलॉट या रिजर्व की गई है उसका पूरा ब्यौरा। इसमें यह भी बताना होगा कि उस जमीन का सामान्य उपयोग क्या होगा और किन शर्तों पर होगा। उपबंध ग ओरिजिनल प्लॉट्स की बाउंड्रीज में कितना बदलाव प्रस्तावित है। उपबंध घ स्कीम की कुल लागत में से नगर पालिका को कितनी नेट कॉस्ट वहन करनी होगी उसका अनुमान। उपबंध क उपधारा 2 के तहत स्कीम के जो भी डिटेल्स लागू होते हैं उनका पूरा विवरण। उपबंध च जमीन का लेआउट या रीलेआउट कैसे होगा, चाहे वो खाली हो या उस पर पहले से कुछ बना हो। उपबंध छ अगर स्कीम में कोई नीची, दलदली या अनहेल्दी जगह है तो उसे भरने या सुधारने या समतल करने का विवरण। उपबंध ज और कोई भी अन्य डिटेल्स जो नगर पालिका अपने बायलॉज में तय करे। तो धारा 173 ने बताया कि स्कीमें क्यों बनेंगी और उनमें क्या-क्या हो सकता है। अब धारा 174 परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी, ये शायद प्रक्रिया बताती है कि ये स्कीमें असल में बनेंगी कैसे। बिल्कुल, धारा 174 पूरी प्रक्रिया मतलब पूरा प्रोसेस समझाती है। उपधारा 1 सबसे पहले नगर पालिका किसी डेवलपमेंट एरिया में एक रेजोल्यूशन पास करके, मतलब एक संकल्प पारित करके, धारा 173 में बताई गई किसी परियोजना या स्कीम को तैयार करने के अपने इरादे की घोषणा करेगी। संकल्प यानी एक तरह का फॉर्मल डिसीजन। घोषणा के बाद क्या होगा? उपधारा 2 घोषणा की तारीख से 30 दिन के अंदर नगर पालिका को ये घोषणा ऑफिशियल गैजेट में और दूसरे तय तरीकों से जैसे अखबार वगैरह में प्रकाशित करनी होगी ताकि लोगों को पता चले। उपधारा 3 घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 1 साल के अंदर नगर पालिका को उस स्कीम का ड्राफ्ट तैयार करना होगा। इस ड्राफ्ट को एक नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाएगा। नोटिस में लोगों से ड्राफ्ट स्कीम पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे और इसके लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा। अच्छा, यानी जनता की राय ली जाएगी। फिर उन आपत्तियों और सुझावों का क्या होगा? उपधारा 4 नगर पालिका नोटिस में दी गई अवधि में मिली सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगी। जिन लोगों पर स्कीम का असर पड़ रहा है, अगर वे चाहें तो उन्हें सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। इन सब पर विचार करने के बाद नगर पालिका उस ड्राफ्ट स्कीम को अप्रूव करेगी। अप्रूव करते समय वो उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है अगर उसे ठीक लगे। उपधारा 5 जैसे ही ड्राफ्ट को मंजूरी मिलती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, नगर पालिका तुरंत फाइनल स्कीम को फिर से गैजेट में और दूसरे तरीकों से प्रकाशित करेगी। इस प्रकाशन में ये भी बताया जाएगा कि स्कीम किस तारीख से लागू होगी। क्या ये लंबी प्रक्रिया हमेशा ही जरूरी होती है हर केस में? उपधारा 6 नहीं, इसमें एक छूट है। पिछली उपधाराओं 1 से 5 तक में जो प्रक्रिया बताई गई है उसका पालन करना तब जरूरी नहीं होगा जब स्कीम नगर पालिका की अपनी ही जमीन पर लागू होनी है और उस स्कीम को लागू करने में किसी बने हुए मकान को तोड़ना या वहां रहने वाले लोगों को हटाना शामिल नहीं है। अच्छा, समझ गई। अब एक खास तरह की स्कीम का जिक्र है, धारा 175 पुनर्विकास स्कीम, रीडेवलपमेंट स्कीम। ये क्या होती है और ये कब बनाई जाती है? बहुत ही खराब हालत में हो। धारा 175 कहती है कि जब चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी सीएमओ को किसी सूचना या जांच से ये यकीन हो जाए कि उपबंध का किसी इलाके के मकान मरम्मत ना होने या गंदगी की वजह से इंसानों के रहने लायक नहीं बचे हैं, या फिर उस इलाके की बसावट ही खराब है, जैसे गलियां बहुत तंग हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, रोशनी, हवा, वेंटिलेशन या दूसरी सुविधाओं की बहुत कमी है, और ये सब वहां रहने वालों की सेहत के लिए खतरनाक है। और उपबंध ख इन हालातों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत वहां की गलियों और मकानों को फिर से व्यवस्थित किया जाए, उनका पुनर्निर्माण किया जाए। तब सीएमओ उस इलाके के लिए एक पुनर्विकास स्कीम बना सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी स्कीम को भी धारा 173 जिसमें बताया है स्कीम में क्या होगा, और धारा 174 जिसमें प्रक्रिया है कि सारी शर्तें पूरी करनी होंगी, बिल्कुल एक रेगुलर स्कीम की तरह। की स्कीम है। स्कीम बन जाने के बाद उसे फाइनल मंजूरी कैसे मिलती है? शायद धारा 176 परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना इसी बारे में है ना? जी हाँ, धारा 176 प्रक्रिया का अगला कदम है।
हर डेवलपमेंट स्कीम बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके सीएमओ उसे नगर पालिका को, मतलब जो इलेक्टेड बोर्ड या परिषद है, उसे अनुमोदन यानी अप्रूवल के लिए पेश करेगा। अब नगर पालिका के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, स्कीम को बिना किसी बदलाव के मंजूर कर दे। दूसरा, स्कीम में कुछ जरूरी बदलाव करके मंजूर करे। या तीसरा, स्कीम को रिजेक्ट कर दे और सीएमओ से कहे कि वो नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार कोई नई स्कीम बनाए। ठीक है, मान लीजिए स्कीम का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है, तो क्या उस इलाके में जमीन के इस्तेमाल या कोई नया कंस्ट्रक्शन करने पर कोई रोक लग जाती है? ये धारा 177 किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निबंधन में है? हाँ, बिल्कुल, रोक लगती है। उपधारा 1 ये कहती है कि जिस तारीख को धारा 174 के तहत ड्राफ्ट स्कीम प्रकाशित होती है, उस तारीख को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस स्कीम एरिया के अंदर किसी भी जमीन या बिल्डिंग का इस्तेमाल ना तो शुरू कर सकता है, ना बदल सकता है और ना ही कोई डेवलपमेंट का काम कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे पहले नगर पालिका से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उसे बायलॉज के अनुसार आवेदन करना होगा और परमिशन लेनी होगी। लेकिन इसका कोई अपवाद भी है, कोई एक्सेप्शन? हाँ, एक है, परंतु उपबंध ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गांव की आबादी की सीमा के अंदर ग्राम पंचायत से कोई परमिशन मिली हुई है और वो परमिशन ड्राफ्ट स्कीम या फाइनल स्कीम के हिसाब से है, उसके अनुरूप है, तो उस व्यक्ति के लिए उस परमिशन के अनुसार डेवलपमेंट करना कानूनी होगा। अच्छा। उपधारा 2 ये भी साफ करती है कि धारा 174(4) के तहत जो स्कीम अप्रूव हो चुकी है, उस पर धारा 166 से 172 तक के प्रावधान जो डेवलपमेंट और कंट्रोल से जुड़े हैं, वो जरूरी बदलाव के साथ लागू होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए स्कीम मंजूर हो गई, प्रकाशित भी हो गई, लेकिन नगर पालिका उसे लागू ही न करे तो क्या वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगी? धारा 178 स्कीम का व्यापगत होना, लैप्स ऑफ स्कीम, ये शायद इसी बारे में है। बिल्कुल सही पकड़ा। धारा 178 एक टाइम लिमिट लगाती है। अगर नगर पालिका धारा 174(4) के तहत अप्रूव हुई स्कीम को धारा 174(5) के तहत उसके प्रकाशन की तारीख से 2 साल के अंदर लागू करने में फेल हो जाती है, तो वो 2 साल की अवधि खत्म होते ही वो स्कीम अपने आप लैप्स हो जाएगी, मतलब खत्म। उसका कोई कानूनी असर नहीं रहेगा। ओ, मतलब स्कीम को लागू करने के लिए नगर पालिका के पास सिर्फ 2 साल का समय है प्रकाशन के बाद। क्या एक बार मंजूर हो चुकी स्कीम में बाद में कुछ बदलाव किया जा सकता है या उसे वापस लिया जा सकता है? ये है धारा 179, परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण, मॉडिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ स्कीम। हाँ, इसके लिए भी प्रावधान है। उपधारा 1 अगर नगर पालिका को जरूरी जांच के बाद ऐसा लगे कि किसी अप्रूव्ड स्कीम को वापस लेना जरूरी या ठीक है, तो वो गजट में एक नोटिफिकेशन प्रकाशित करके ये घोषणा कर सकती है कि स्कीम वापस ली जाती है। ऐसी घोषणा होने पर उस स्कीम पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उपधारा 2 और अगर नगर पालिका स्कीम के अप्रूवल के बाद उसमें कुछ ऐसे बदलाव करना जरूरी समझे जिनसे उसकी राय में स्कीम के मूल स्वरूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, मतलब कोई मटीरियल ऑल्टरेशन नहीं है, तो वो छोटे मोटे बदलाव कर सकती है। ठीक है, छोटे मोटे बदलाव संभव है। अच्छा, क्या राज्य सरकार भी नगर पालिका को कोई खास स्कीम बनाने के लिए कह सकती है? जैसे कि धारा 180, नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। जी हाँ, राज्य सरकार के पास ये पावर है। धारा 180 कहती है कि राज्य सरकार नगर पालिका को निर्देश दे सकती है कि वो सीएमओ को शहर के किसी इलाके के लिए कोई डेवलपमेंट स्कीम तैयार करने का निर्देश दें, और अगर राज्य सरकार ऐसा कहती है तो नगर पालिका को वो निर्देश देना ही होगा। अच्छा, अब धारा 181, किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति, सेविंग, इसका क्या मतलब है? ये व्यावृत्ति शब्द थोड़ा मुश्किल है। हाँ, व्यावृत्ति या सेविंग क्लॉज का मतलब होता है एक तरह की छूट या स्वतंत्रता विशेष परिस्थितियों में। धारा 181 कहती है कि इस एक्ट के किसी दूसरे प्रावधान में या उसके तहत मंजूर किसी प्लान में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद नगर पालिका को ये आज़ादी होगी कि वो उस प्लान के बाहर की कोई अलग परियोजना या स्कीम बनाए और लागू करे। अगर नगर पालिका को लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है या पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि जो मौजूदा प्लान था वो उस नई स्कीम की हद तक बदल गया है, मॉडिफाई हो गया है। अच्छा, मतलब नगर पालिका विशेष परिस्थितियों में मौजूदा प्लान से हटकर भी काम कर सकती है अगर जनहित में जरूरी हो। ये तो महत्वपूर्ण बात है। अब एक और बहुत ही अहम धारा पर आते हैं जो अक्सर चर्चा में रहती है,
धारा 182 भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति, लैंड यूज चेंज पर रोक और अनुमति। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और जमीन के उपयोग को कंट्रोल करती है। उपधारा 1 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका एरिया में स्थित किसी जमीन का उपयोग उस उद्देश्य से अलग किसी उद्देश्य के लिए नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जिसके लिए वो जमीन मूल रूप से मतलब ओरिजिनली राज्य सरकार, नगरपालिका, किसी और लोकल अथॉरिटी या किसी बॉडी ने किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को अलॉट की थी या बेची थी। ठीक है। और अगर कोई मास्टर प्लान लागू है तो उसमें जो उद्देश्य बताया गया है उससे अलग उपयोग भी नहीं कर सकते। ये तो हुई आवंटित या बेची गई जमीन की बात, लेकिन जिस जमीन का ऐसा आवंटन या बिक्री नहीं हुई है उसका क्या? उपधारा 2 ऐसी जमीन के मामले में जो उपधारा 1 में नहीं आती, कोई भी व्यक्ति उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य से अलग किसी उद्देश्य के लिए नहीं करेगा या करने देगा जिसके लिए उस जमीन का उपयोग इस एक्ट के शुरू होने पर या उससे पहले किया जा रहा था। हाँ। मतलब जो उपयोग पहले से चला आ रहा है उसे बिना अनुमति नहीं बदला जा सकता। तो मूल रूप से तो जमीन का उपयोग बदलना मना है, लेकिन क्या इसे बदलने की अनुमति मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है, पर शर्तों के साथ। उपधारा 3 ये उपधारा 1 और 2 के नियमों में छूट देती है। इसके अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा ऑथराइज्ड कोई अथॉरिटी किसी जमीन के मालिक या धारक को उसके उपयोग में बदलाव करने की अनुमति दे सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना ठीक समझा जाता है। लेकिन शर्तें क्या हैं? शर्तें हैं, पहला, तय रेट पर कन्वर्जन चार्जेस का पेमेंट करना होगा। दूसरा, पड़ोसियों से तय तरीके से आपत्तियां मंगवानी होंगी और उन्हें सुनना होगा। ये अनुमति गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा दी जा सकती है और ये कुछ खास तरह के उपयोग परिवर्तनों के लिए हो सकती हैं, जैसे ए, रेजिडेंशियल से कमर्शियल या कोई और पर्पस, बी, कमर्शियल से कोई और पर्पस, सी, इंडस्ट्रियल से कमर्शियल या कोई और पर्पस, डी, सिनेमा से कमर्शियल या कोई और पर्पस, ई, होटल से कमर्शियल या कोई और पर्पस, एफ, टूरिज्म से कमर्शियल या कोई और पर्पस, जी, इंस्टीट्यूशनल से कमर्शियल या कोई और पर्पस। क्या ये कन्वर्जन चार्जेस हर जगह और हर काम के लिए एक जैसे होते हैं? नहीं, परंतु उपबंध ये साफ करता है कि कन्वर्जन चार्जेस की दरें अलग अलग इलाकों और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। अच्छा, और अगर किसी ने बिना अनुमति लिए ही जमीन का उपयोग बदल दिया हो तो क्या उसे बाद में रेगुलराइज किया जा सकता है? हाँ, इसकी भी व्यवस्था है। उपधारा 4 अगर राज्य सरकार या उसकी ऑथराइज्ड अथॉरिटी को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने जिसे अनुमति या रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए था उसने नहीं किया है, लेकिन उसे अनुमति दी जा सकती है या उसके उपयोग को रेगुलराइज किया जा सकता है, तो वो अथॉरिटी उचित नोटिस देने और पार्टी को सुनने के बाद कन्वर्जन चार्जेस तय करेगी। ये चार्जेस नगरपालिका को देने होंगे और उपधारा 6 के तहत वसूले जाएंगे। इस काम को जल्दी करने के लिए नगरपालिका कैंप लगा सकती है और किसी एजेंसी की मदद भी ले सकती है। लेकिन क्या इसमें कोई शर्त है, खासकर अगर जमीन किसी पब्लिक पर्पस के लिए रियायती दर पर दी गई हो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, परंतु उपबंध ये कहता है कि ऐसे मामलों में जहां जमीन का मूल उपयोग किसी सार्वजनिक उद्देश्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए था और उसका अलॉटमेंट किसी रियायती दर पर हुआ था, तो उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का रेगुलराइजेशन तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि अलॉटमेंट की जो मूल रियायती दर थी और उस समय की जो प्रचलित दर थी उसके बीच का अंतर चुका ना दिया जाए। अच्छा, डिफरेंस अमाउंट देना होगा। हाँ, और साथ ही जिस अथॉरिटी ने मूल अलॉटमेंट किया था उसकी स्पेसिफिक सहमति भी लेनी होगी। और ये जो कन्वर्जन चार्ज वसूला जाता है, ये पैसा कहाँ जाता है? उपधारा 5 ये वसूले गए कन्वर्जन चार्जेस नगरपालिका के फंड में जमा किए जाएंगे। और अगर कोई ये चार्ज ना दे तो इसे कैसे वसूला जाएगा? उपधारा 6 इस धारा के तहत लगाए गए चार्जेस उस जमीन पर जिसका उपयोग बदला गया है, चार्ज देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हित पर पहला भार फर्स्ट चार्ज होंगे। मतलब उस जमीन पर सबसे पहला हक नगरपालिका का होगा अपना चार्ज वसूलने का, और इसे भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूला जाएगा, यानी सख्ती से वसूली हो सकती है। तो ये थी भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी धारा 182, काफी अहम। अब अगली धारा है धारा 183, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट। ये नियमित लाइन क्या होती है? ये एक तरह से सड़क की भविष्य की चौड़ाई तय करने जैसा है। उपधारा 1 कहती है कि हर नगरपालिका अपने इलाके में किसी पब्लिक स्ट्रीट के एक तरफ या दोनों तरफ
एक लाइन तय करेगी। इसे स्ट्रीट लाइन कह सकते हैं। और अगर नगरपालिका को लगता है कि उस सड़क या उसके किसी हिस्से को भविष्य में चौड़ा करने के लिए कोई नई लाइन तय करना जरूरी है, तो वो पहले से तय लाइन की जगह नई लाइन तय कर सकती है। क्या ये लाइन तय करने से पहले लोगों को बताना जरूरी है? कोई प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया है, परंतु उपबंध। इसमें कुछ शर्तें हैं। नगरपालिका ऐसी लाइन या नई लाइन तय करने से कम 1 महीने पहले उस सड़क या उसके हिस्से पर एक स्पेशल नोटिस लगाएगी और जिनकी जमीनें इससे प्रभावित हो रही हैं उनके मालिकों या कब्जेधारियों को भी नोटिस देगी। नगरपालिका नोटिस में दी गई समय सीमा के अंदर इस प्रस्ताव के बारे में मिली किसी भी लिखित आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगी। नगरपालिका उस लाइन का और लाइन के अंदर आने वाले सड़क के एरिया का एक नक्शा बनवाएगी जिसमें प्रभावित जमीनों का ब्यौरा भी होगा। ये नक्शा और ब्यौरा पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। इस तय की गई लाइन को क्या कहते हैं फिर? उपधारा 2 इस तरह तय की गई लाइन सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलाती है, रेगुलर लाइन ऑफ द पब्लिक स्ट्रीट। अच्छा, और इस लाइन का असर क्या होता है? क्या इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य बात है। उपधारा 3 कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के अंदर यानी सड़क की जो प्रस्तावित चौड़ाई तय हुई है उसके अंदर किसी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा ना तो बना सकता है न ही दोबारा बना सकता है। और अगर कोई इस नियम को तोड़े तो? उपधारा 4 अगर कोई उपधारा 3 का उल्लंघन करता है तो दोष साबित होने पर उसे जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना 2000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन 5000 रुपए तक हो सकता है। और जुर्माने के अलावा? जुर्माने के साथ साथ नगरपालिका 2 और कदम उठाएगी। निर्देश देगी कि ऐसा कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन तुरंत रोक दिया जाए। और एक लिखित नोटिस देकर उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए कहेगी। अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका के इस तोड़ने वाले आदेश से सहमत न हो तो क्या वो कहीं अपील कर सकता है? हाँ, अपील का रास्ता है। उपधारा 5 उपधारा 4 के तहत नगरपालिका के किसी आदेश से अगर कोई व्यक्ति दुखी है, मतलब अग्रीयक है, तो वो आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर, इसमें आदेश की कॉपी मिलने में लगा टाइम नहीं गिना जाएगा, कलेक्टर को अपील कर सकता है। अपील पर कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त अपील अथॉरिटी का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है। अब आते हैं अंडरग्राउंड सुविधाओं पर। धारा 184 भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार, राइट ऑफ वे फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। आजकल शहरों में जमीन के नीचे बहुत सारी लाइनें होती हैं, बिजली, पानी, फोन, गैस। ये धारा शायद उसी से संबंधित है। जी हाँ, यह धारा अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के मैनेजमेंट के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को देती है। ये कहती है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और राज्य सरकार द्वारा इस धारा के लिए नोटिफाई किए गए दूसरे कानूनों के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार नियमों द्वारा कुछ चीजों के लिए प्रावधान कर सकती है। एक यूटिलिटीज के लिए राइट ऑफ वे की मंजूरी, ये यूटिलिटीज राज्य सरकार दे सकती है या कोई कानूनी बॉडी या इन एक्ट्स के तहत कोई लाइसेंसी, जैसे बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, गैस पाइपलाइन, पानी सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, अंडरग्राउंड रेलवे, पैदल सबवे, शॉपिंग प्लाजा, स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह। इन सब के लिए किसी नगरपालिका एरिया में पब्लिक और प्राइवेट सड़कों के नीचे की जमीन, सब सॉयल, इस्तेमाल करने के स्पेसिफिक राइट्स की मंजूरी नगरपालिका द्वारा कैसे दी जाएगी, इसके नियम बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब जमीन के नीचे काम करने के लिए इजाजत लेने की प्रक्रिया। और क्या नियम बन सकते हैं? इन एक्ट्स या कानूनों के तहत कोई फीस या चार्ज लगाने के नियम। इन यूटिलिटीज वाली एजेंसियों को नगरपालिका को ऐसे नक्शे, प्लान और डिटेल्स देने होंगे जिससे नगरपालिका अपने एरिया में सभी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की लोकेशन का एक सटीक रिकॉर्ड बना सके और मेंटेन कर सके। इन अंडरग्राउंड कामों को पूरा करने के लिए टाइम लिमिट तय करना और शर्तें लगाना। काम पूरा करने में देरी होने पर पेनल्टी लगाने के नियम। और अगर इन कामों के दौरान किसी नगरपालिका सड़क या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी मरम्मत या उसे ठीक करने का काम संबंधित विभाग या एजेंसी के खर्चे पर करवाने के नियम। ये तो बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे और नगरपालिका के पास रिकॉर्ड भी रहे। इसी से जुड़ी है इस अध्याय की अंतिम धारा, धारा 185, भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे, मैप्स ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज।
ये धारा रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी तय करती है। इसके अनुसार चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी सीएमओ नगर पालिका एरिया में जितनी भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हैं, जैसे पाइपलाइन, केबल वगैरह, उनके पूरे सर्वे, मैप्स, प्लान्स और डिस्क्रिप्शन का रख रखाव करवाएगा। साथ ही फायर हाइड्रेंट्स और सीवरेज मेनहोल के नक्शों का भी रख रखाव किया जाएगा। ये सब उस फॉर्मेट और तरीके से होगा जैसा नगरपालिका के बायलॉज में बताया गया हो। और हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून के प्रावधानों के अनुसार इन नक्शों और जानकारी की कॉन्फिडेंशियलिटी भी सुनिश्चित की जाए, जहां जरूरी हो। तो ये था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 11 नगरीय विकास और नगर योजना का एक विस्तृत विवरण। धारा 171 से लेकर 185 तक हमने कोशिश की कि हर धारा और उसके प्रावधानों को सरल भाषा में समझा जा सके। हाँ, उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी, खासकर उनके लिए जो इस कानून को, इसके व्यावहारिक पहलुओं को समझना चाहते हैं। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।